आज के समय में आप किसी भी फैमिली कोर्ट में आकर एक बार आप देख लीजिए कि वहां पर आप देखोगे तो हर पत्नी अपने पति को नहीं मांग रही है, बल्कि वो पैसा मांग रही है कि मुझे पैसा दिया जाए, मुझे मेंटेनेंस दिया जाए, मुझे अब तक मेंटेनेंस नहीं दिया है, अब तक मेरा खर्चा नहीं दिया है, मुझे खर्चा दिलाया जाए, इतना जमा हो गया है, इतना एरियर हो गया है। इस तरीके की बात कहते हुए और पति के वारंट कराने की बात की जाती है कि भाई पति को जेल में भेजा जाए ताकि वो मेरा पैसा दे सके। ऐसा मांगा जाता है जैसे कि पैसा वो उधार लिया हुआ उसने हो, यानी कि वो कहीं ना कहीं कर्ज में डूबा हुआ हो कि साहब कर्ज के मेरे पैसे हैं, वो मेरे पैसे मुझे लौटाए जाए। जो कि एक्चुअली में होता क्या है कि जब रिश्ते खराब होते हैं तो रिश्ते खराब होने के बाद जो है उनको सुधारा नहीं जाता है। वो रिश्ते किस कारण खराब हो रहे हैं उनको नहीं देखा जाता है, बल्कि ये देखा जाता है कि पति को प्रताड़ित कैसे किया जाए, किस तरीके से उसकी जबरन उसके हलक में हाथ डाल के उसका पैसा छीना जाए, किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी छीनी जाए। इस तरीके का मनसा रखने वाली महिलाएं कभी भी घर नहीं बसा पाती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे पड़ी रहती हैं और पैसा भी उनको मिलता नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में कानून में बहुत ज्यादा बदलाव आ गए हैं। अगर आपने कुछ पैसा ले भी लिया है और अगर उसने सोच लिया, ठान लिया कि मुझे पैसा नहीं देना है, तो मैक्स टू मैक्स बस उसको जेल ही हो सकती है। और जेल का भी प्रोविजन अब खत्म हो गया है। अगर पति के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को ही रिकवर किया जाएगा, उस प्रॉपर्टी से पैसा रिकवर किया जाएगा। अन्यथा उस प्रॉपर्टी उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो प्रोविजन आ चुके हैं। जिनको नहीं पता है वो मेरे से सामने दिए हुए नंबर पर कॉल कर ले, मैं आपको समझा दूंगा क्या वो प्रोविजन है। और अगर आपको पता है तो उनको अप्लाई करोगे तो पैसा भी आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आज के टाइम में ये एक प्रकार से प्रोफेशन बन चुका है कि शादी करो, एक अच्छे परिवार के लड़के को फंसाओ और उसको शादी करने के बाद फिर उससे एलमनी लेनी है, कई लाख रुपए लेने हैं उससे, शादी करके अलग रहना है, साथ में रहना नहीं है, ना सास ससुर की सेवा करनी है, ना पति को देखना है, ना परिवार देखना है, ना बच्चे देखने हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखनी है, उसकी प्रॉपर्टी। कि साहब जब उससे उस पत्नी से एक हलफनामा लिया जाता है, उससे वो केस फाइल करती है, तो उससे वो अपने पति की इतनी इतनी प्रॉपर्टी बताती है कि साहब उस पर इतना खेत है, इतनी कंपनी है, ये बिजनेस है, ये किराए का मकान है, यहाँ पर किराए से पैसा आता है। और कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो गवर्नमेंट जॉब की बताई जाती है कितना पैसा उसकी सैलरी है, उसमें से मुझे डिडक्ट करके दिलाया जाए। ऐसे तमाम चीजें दिखाई जाती हैं। लेकिन आप एक जेन्युइन बात देखोगे ना, जो फैक्ट है, जो परिवार बहुत अच्छे हैं, जो बहुत ही ज्यादा अपने घर परिवार से संपन्न है, रिच हैं, उनके ऊपर उनको उनकी जो पत्नियां हैं, उनके घर में जो महिलाएं हैं, उनको कोई दुख नहीं है, कोई किसी प्रकार से मानसिक रूप से परेशानी कुछ नहीं है। लेकिन उनके घर नहीं बस पा रहे हैं। जिस बेटे में कोई कमी नहीं है, जिसको जरा सी सुपारी तक नहीं खाता है, वो दारू पीने वाले के घर में रुक रही है महिला, लेकिन उसके घर में नहीं रुक पा रही है। क्यों? क्योंकि उसको सुख इतना मिल रहा है। कभी कहता है कि ज्यादा सुख भी दुख का कारण बन जाता है, और यही आज के टाइम में हो रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर परिवार करोड़पति है, बहुत जब उनके पास अथाह संपत्ति है, लेकिन फिर भी उनके घर में वो महिला नहीं रुक रही है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो चाहती है घर में पीड़ित होना। वो चाहती है कि मेरे मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं वो सब कुछ मेरे अनुसार चलें, मेरे अकॉर्डिंग चलें। आप सोच कर देखिए कि आपके अकॉर्डिंग चलने के लिए भी तो आपको समय लगेगा ना। आप उस घर में, जिस घर में आप आई हैं, तो कुछ समय तो उस घर को देंगे ना, ताकि उसके घर में रहने वाले जितने भी परिवारजन हैं वो लोग आपको समझें कि वाकई हमारी बहू कितनी अच्छी है, वो घर को सही कर रही है, ठीक कर रही है। एक एक समय होता है, एक चीज होती है कि हाँ, जैसे सास आई है तो वो भी कहीं ना कहीं किसी दूसरे घर से ही आई है, तो वो भी, उसने भी अपना घर बनाया, संपत्ति बनाई, बच्चों के लिए घर परिवार बनाया। लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि आते ही एकदम से अपने दादागिरी शुरू कर दो और उसके बाद नहीं बनती है तो कोर्ट में जाके फिर उनसे मेंटेनेंस मांगो, उनसे पैसा मांगो। तो ये एक चीज चल रही है जो ट्रैप के प्रकार से है, जो कि आपको बहुत ज्यादा पीड़ित करेगी, बहुत ज्यादा परेशान करेगी कि मेरे ऊपर ये मुकदमा कर दिया, मैं इतना कमाता हूं, मैं मुझे पैसा देना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूं कि अधिकतर पुरुष जिनके पास बच्चा नहीं है वो यही कहते हैं, मैं अपनी पत्नी को पैसा नहीं दूंगा। क्योंकि उनके जो पैसा जाता है ना, वो उनकी मन को ठेस लगा कर जाता है। वो पैसा किसी काम का नहीं है। कहते हैं ना कि मन मार के जब पैसा दिया जाता है ना किसी को ना, तो वो पैसा किसी बुरे कर्म में ही इस्तेमाल होता है, वो अच्छे में नहीं होता है। पैसे का बहुत बड़ा रोल होता है। हर व्यक्ति आज के टाइम में ईमानदारी से पैसा कमाना चाहता है, एक अपनी मेहनत लगन से पैसा कमाना चाहता है। लेकिन तुम अगर कोर्ट के डर से, उसको जेल हो जाने के डर से, अगर उसके जबरन उससे हलक में हाथ डाल के उससे पैसा छीनोगे, तो वो पैसा तुम्हारे किसी अच्छे काम में नहीं आएगा, बल्कि वो किसी न किसी बुरे काम में ही जाएगा। वो गलत गलत ही लाएगा तुम्हारे घर में। तो ऐसा पैसा किस काम का, जो मन मार के आदमी दे रहा हो, जबरन उससे छीना जा रहा हो, उसकी इच्छा ना हो बिल्कुल देने की, लेकिन फिर भी उससे लिया जा रहा हो, क्योंकि कानून है, प्रोविजन है। इसीलिए
बाकी आज के टाइम में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो अपनी पत्नी को पैसा देना चाहता हो। बस ये है कि हाँ, बच्चा है, तो वो चाहता है कि बच्चा मेरा मेरे पास रहे। मेरी मैं अपने बच्चे को, अपने बेटा हो, बेटी हो, कोई मैटर नहीं करता है उस चीज़ के लिए। मेरा बच्चा मेरे पास में रहो, मैं उसका अच्छे से पालन-पोषण कर दूँगा। लेकिन जो पत्नी है, जिसने मेरे साथ अत्याचार किया, अन्याय किया, गलत किया है, मैं उसको पैसा नहीं देना चाहता हूँ। ऐसा मेरे पास एक नहीं, हज़ारों पुरुष ये कहते हैं, मैं देना नहीं चाहता हूँ। और यही चीज़ें हैं। और देखो, ये सब चीज़ें जो बातें आती ना, ये पैसा लेना-देना सब कुछ, कहीं न कहीं बात यही आती है कि जब रिश्ते में खटास हो जाती है, चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो उनको एक नया रूप दिया जाता है कि मुझे मारते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, दहेज माँगते हैं। और यही बात कहते हुए महिला बाद में कहती है कि भी सेटलमेंट कर लो, पैसा ले दे खत्म कर लो। क्योंकि जब कोर्ट में जब जाओगे तुम, तो कोर्ट में जाके यही चिल्लाओगे, साहब मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा नहीं दे रहा है, मुझे ये नहीं दे रहा है। आप तो कहोगे, आपके द्वारा वकील भी आपको कहेगा मुझे पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं लास्ट में जब घूम के चीज़ें जब आती हैं ना, तब यही कहता है कि लो ठीक है, मेडिएशन करवाओ, इनको कॉम्प्रोमाइज़ करवा लो। और कॉम्प्रोमाइज़ में क्या करोगे आप? पैसा माँगोगे। पैसे की माँग करी जाएगी, भई इतने लाख मुझे चाहिए और मैं सेटलमेंट कर लूँगी, सब पैसा खत्म, सब जो केसेज़ है वो सब वापस ले लूँगी। कहने का मतलब यही है कि आपके ऊपर ना ही तो फिर कोई मारपीट हुई, ना कोई आपसे दहेज माँगा गया, ना आपके साथ कोई क्रूरता हुई। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो पूरा स्वांग जो ढोंग रचा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए रचा था कि आप पैसा चाहिए। यानी कि पति, कहने का घुमा के मतलब कहीं न कहीं यही आई कि एक प्रकार से ब्लैकमेलिंग। एक अच्छे परिवार को पकड़ो, उससे शादी करो, शादी करने के बाद उससे अच्छी खासी रकम ऐंठो, वरना उसके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज करवा दो। यही दुरुपयोग आज के टाइम में कानून का हो रहा है। इन सब चीज़ों में सुधार के लिए मैं एक जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को आप देखिएगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसी साथ में, इस घटना में, इस ब्लैकमेलिंग में जो माँ-बाप संलिप्त हैं, अपनी बेटी के साथ मिलकर ऐसा काम करवाते हैं कि भई अपने दामाद पर कई प्रकार के मुकदमे दर्ज करवाते हैं और उसके बाद उनसे पैसा ऐंठते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं। और बहुत सारे बेटे ऐसे भी हैं जो बेचारे इस टेंशन, डिप्रेशन को झेल नहीं पाते हैं, तो वो बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये जो पाप है, ये पाप उस बाप को भी मिलेगा जो बाप अपनी बेटी से ऐसा काम करवा रहा है। दूसरा, ये एक चीज़ और सुनिएगा कि एक इज़्ज़तदार पिता अपनी बेटी को कभी भी अपने घर नहीं रखेगा। शादी करने के बाद अगर उसने अपनी बेटी का दान कर दिया, शादी कर दी है, दान ही है वो अपने एक एक दामाद के लिए, अपनी बेटी का। अगर उसने दान कर दिया है, तो वो वापस अपनी बेटी को पुनः अपने घर वापस नहीं लाएगा। अपनी बेटी को समझा देगा, बेटा अपने दुःख में हमें याद करना, हम तेरे पास आएँगे, लेकिन तू लड़ झगड़ के हमारे घर मत आना। वो अपनी बेटी को ये समझाएगा कि तुम ऐसा काम करो। कभी भी ऐसा ना हो कि हमारे इज़्ज़त पे इस तरीके दाग लगे कि हमारी बेटी हमारे घर पे बैठी, हमारे सीने पे बैठी है। तो अगर एक इज़्ज़तदार पिता होगा, वो अपनी बेटी को कभी नहीं रखेगा, क्योंकि उसको ही पता है कि जवान शरीर है और जवान शरीर किस चीज़ की माँग करता है, ये बात एक पिता को बेहतर से पता, अच्छी तरीके से पता है। जो आज के टाइम में घटनाएँ हो रही हैं, होटल में लड़कियाँ पकड़ी जा रही हैं, किसी अन्य पुरुष के साथ पकड़ी जा रही हैं, वो क्यों पकड़ी जा रही हैं? क्योंकि उनका जो शरीर है, वो बॉडी की डिमांड करता है। एक शरीर दूसरे शरीर की डिमांड करता है, माँग करता है। और शादी एक बंधन भी है और बंधन के साथ-साथ में एक शारीरिक सुख भी है। जो शारीरिक सुख पिता अपने घर पे रख के थोड़ा ना दे पाएगा। वो शादी इसीलिए करता है ताकि मेरी बेटी को शारीरिक सुख भी दामाद दे सके। और इसीलिए ये रिश्ते बनाए गए हैं। और एक सम्मानपूर्वक जो इज़्ज़तदार, बहुत मतलब अपनी इज़्ज़त समझता होगा कि हाँ, मेरी इज़्ज़त है मेरी बेटी, वो कभी भी अपनी बेटी को घर वापस लेकर नहीं आएगा। वो शादी कर दी, तो जैसे आपका नसीब है, जैसा आपका जीवन में सुख-दुःख जैसा भी है, वो आप वहीं पर रहकर सहो और जो करना वहीं पे करो। एक सम्मान जो व्यक्ति अपना समझता होगा ना, वो व्यक्ति ये अपनी बेटी को समझाएगा। और जो नहीं समझते हैं, वो ऐसे बहुत सारे माँ-बाप हैं जो अपनी बेटी की कमाई खा रहे हैं, अपनी बेटी से मुकदमे करवाकर पैसा अपने घर लाकर खा रहे हैं और वो शाम को दारू, मुर्गा और तमाम चीज़ें चल रही हैं, अपने सुख-शौक पूरे किए जा रहे हैं। वो सब चीज़ें, वो किस लिए? कि सब कुछ कलयुग, घोर कलयुग से ये अनर्थ और अन्याय कर रहे हैं और साथ-साथ में पाप के भी भागीदारी हो रहे हैं। वो उनका जब बुरा समय आएगा ना, तब उनको पता लगेगा कि हाँ, मैंने अपनी बेटी के साथ में क्या किया। उसमें उन्होंने अपनी बेटी को चढ़ा के गलत रास्ते बताकर उसने अपनी बेटी अपने घर बैठा ली और दामाद से अलग कर दी। यानी कि ये पाप सिर्फ बेटी ने नहीं किया, बल्कि बाप ने भी किया है। और वही बाप जो है, वो अपने आप को इज्जतदार, सम्मानजनक कहता है? बिल्कुल नहीं। वो व्यक्ति क्या, जो अपने बेटे की, अपनी बेटी का घर बर्बाद करके, तोड़कर, उसके दामाद के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाकर उसके बाद वापस अपने घर पर लाकर रख रहा है, वो पिता नहीं है। वो पिता के नाम पर एक कलंक है, दुश्मन है वो। मैं कठोर शब्द कहना चाहूँगा, किसी को बुरा ना लगे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि बेटी का जो असली स्थान है, वो ससुराल में ही है। शादी करने के बाद वहीं रहना उसका उचित होगा, मायके में बिल्कुल उचित नहीं होगा।
दूसरा, जिन लोगों की मंशा होती है कि हम दामाद पर मुकदमे करेंगे और उनसे सेटलमेंट करने के बाद एलिमनी लेंगे, पैसा लेंगे उनसे और अपने मौज करेंगे, ऐश करेंगे, या फिर बेटी को कहीं और बिठा देंगे, शादी कहीं और कर देंगे। ऐसा सोचना भी आपके लिए बहुत गलत है। ये जो बेटे हैं, जो पति हैं, जो जिनसे ये इस पैसे की माँग कहीं न कहीं उनके दिमाग में आया होगा, कहीं न कहीं से कोई संकेत आया होगा कि हाँ, हमारी पत्नी जो है शादी अब जो है वो साथ रहना नहीं चाहती है, पैसा लेके अलग होना चाहती है। तो मैं कहता हूँ आप आज ही अपने कान में ये बात डाल लीजिए कि आपको पैसा देने की ₹1 की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान आपसे पैसा माँग रहा है, आप ये समझ लीजिए कि उसने मुकदमे न्याय लेने के लिए नहीं करे हैं, बल्कि उसने मुकदमे न्याय की आड़ में तुम्हारे साथ अन्याय करने के लिए करे हैं। यानी कि उस मुकदमों की आड़ में तुमसे पैसा लिया जाएगा और पैसा लेकर सेटलमेंट कर दिया जाएगा। जिसके साथ में अन्याय होगा वो न्याय के लिए लड़ेगा, पैसे के लिए नहीं कि मुझे मुझे पैसे दे दो, मुझे इतना पैसा दे दो, इतनी चीज़ें मुझे दे दो, मैं सब खत्म कर दूँगी। नहीं, ये एक ट्रैप है, एक जाल है जिसमें तुम फँस रहे हो या फँसने जा रहे हो। मैं कहता हूँ झूठे मुकदमे जितने करे हैं, लड़ो। सब के सब लड़ डालो और लड़ने के बाद तुम्हें अंत में यही पता लगेगा कि सत्य की ही जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये दिमाग में डाल लीजिए बात। और ये बात आज नहीं, मैंने नहीं कही है, ये पुराने समय से कहते चले आ रहे हैं। जहाँ पर बुराई पनप जाती है, बहुत ज़्यादा बुराई हो जाती है, वहाँ पर जो विजय है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्य की होती है। तो सत्य के साथ रहिए। अगर आपके साथ गलत हुआ है, आपने कोई भी प्रताड़ना या दहेज माँग या कोई भी किसी प्रकार से कुछ अपराध नहीं किया है, जीत आप ही की होगी। आपको ही दुनिया समाज आपको ही अच्छा कहेगी कि हाँ, इन्होंने अच्छा किया और जीते ही। जो लोग मुकदमा झूठे करते हैं, वो मुकदमा करने पर तक तो बहुत अपने आप को तानाशाह समझते हैं। अपने आप को समझते हैं कि मैंने बहुत गौरवान्वित वाला काम कर दिया। लेकिन जब मुकदमे हो जाते हैं, मुकदमा होने के बाद पति पक्ष जमानत ले लेता है या फिर स्टे हो जाता है, हाई कोर्ट चला जाता है, वो मूव आगे बढ़ जाता है, तो उस महिला की जो मानसिकता है, वो एकदम से गिर जाती है। उनका स्तर एकदम गिर जाता है कि जो हमने सोचा वो नहीं हुआ। हमने सोचा कि ये परेशान होंगे, प्रताड़ित होंगे, हमारे घर आएँगे, हमारे हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे और हमारी बेटी को लेके जाएँगे, लेकिन हुआ क्या? उल्टा। अब जो पति है, जो पति पक्ष है, वो हमेशा-हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर देगा और कहेगा कि अब मैंने लड़ के जीती है वो जंग। यानी कि मैंने वो कानून से लड़ी है, कानून से मैंने जीत हासिल करी है, तुमने तो मुझे हरा ही दिया था, तुमने तो मुझे जेल भिजवाने के पूरे प्रबंध कर दिए थे। बच गया तो मैं सिर्फ़ अपनी मेहनत से, अपने पैसे से, अपनी सच्चाई की वज़ह से। वरना अगर मेरे पास ये सब कुछ नहीं होता, तो तुमने तो कुछ कोई कसर छोड़ी ही नहीं थी कि मैं जेल चला जाऊँ। तो ये सब लोग, अगर उसकी मंशा ऐसी है कि पैसा लेने की है, तो पैसा ₹1 मत दीजिए। लीगल प्रोसीजर जहाँ लागू होता है, उस लीगली प्रोसीजर को अपनाइए, कानून की शरण लीजिए, कानून के अनुसार चलिए और इल्लीगल डिमांड या फिर इस तरीके की फिरौती या इस तरीके की ब्लैकमेलिंग में मत फँसिए। पैसा बिल्कुल मत दीजिए, फैसले के नाम पर कोई पैसा नहीं देना है आपको। जीवन तुम्हारा बर्बाद हुआ है, तो जीवन जीवन उसका बर्बाद हुआ, तो जीवन तुम्हारा भी बर्बाद हुआ है। अगर कलंक उस पे लगा है, तो तुम पर भी लगा है। तुम भी सेकंड हैंड ही कहलाओगे, तुम भी शादीशुदा ही कहलाओगे, तुम भी तलाकशुदा ही कहलाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपके साथ बुरा हुआ है, गलत हुआ है, तो लड़िए, पैसे देकर सेटलमेंट मत करिए, वरना ये भी एक प्रकार से आपके साथ अन्याय ही होगा।